अस्सलाम वालेकुम, यूर वाचिंग फेस टू फेस विद मोहम्मद अकबर बाजवा। उमर अता बंदयाल साहब का चीफ जस्टिस वो जो दौर था उनका वो ख़त्म हो गया। आज जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने हल्फ उठा लिया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर और बहुत सारे चैलेंजेस हैं उनके सामने। उमर अता बंदयाल साहब मेरी अदना राय के अंदर एक कमज़ोर जज थे। मतलब जो फैसले उन्होंने किए, सबसे बड़ा फैसला उन्होंने इलेक्शंस वाला, उस पर इंप्लीमेंट नहीं वो करवा सके। बहुत सारे केसेस उनके अभी भी आगे, वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब उनको देखते हैं कि किस तरह से वो क्लियर करते हैं। उसके अलावा मुतनाज़ भी हो गए साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब। काजी साहब एक चीज़ बड़ी क्लियर है, उनके कुछ स्टैंड्स हैं बहुत सारी चीज़ों के हवाले से। उनकी चीदा मैं बात कर देता हूँ, फिर मैं तफसील से बात करेंगे। डेमोक्रेसी पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत उनका फर्म स्टैंड है, बहुत एक बाकायदा उनका एक स्टैंड है। और मिसिंग पर्सनस के हवाले से उनका एक बड़ा फर्म बिलीफ है कि ये, और इसका हमने देखा भी है कोयटा जब वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो बलूचिस्तान में वहाँ पे मिसिंग पर्सनस के हवाले से और बलोच नेशनलिस्ट के हवाले से सो मोटो भी उन्होंने लिया और वो बड़ी शानदार जजमेंट है उनकी। उसके अलावा मिलिट्री का जो रोल है सियासत के अंदर, उनकी मुदाखलत के काफ़ी खिलाफ रहे हैं। अब जो एक चलता आ रहा था मामला इफ्तिखार चौधरी साहब से, फिर उसके बाद मुख्तलिफ चीफ जस्टिस आए, साकिब निसार साहब, खोसा साहब, फिर गुलजार साहब, उमर अता बंदयाल साहब। ओवरऑल यूँ है मामला कि अवाम का एतमाद सुपीरियर जुडिशरी में कम हुआ है। क्या ये टर्न अराउंड होगा? काजी फायज़ ईसा साहब किस तरह से सब मामले को लेकर आगे चलेंगे? अब ये सारे सवालात उठाने, और इसी वजह से मेरे साथ आज बड़ा एलीट सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स का पैनल है। इमरान वसीम साहब हैं, हसनात मलिक साहब हैं और अदील सरफराज साहब आज मेरे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच टू ऑल यू थ्री, आप लोगों ने ज्वाइन किया। आई स्टार्ट विद यू हसनात मलिक साहब। ये जो चैलेंज है, काजी फायज़ ईसा साहब सिविल सुप्रीमेसी के दाई हैं, मिलिट्री के रोल की उनका जो रोल है, उनकी जो मुदाखलत है उसके काफ़ी खिलाफ है। बिजली कोर्ट्स तक की वो मुखालफत कर चुके हैं। आपको लगता है कि आगे जिस तरह से भी वो ट्रेड अलॉन्ग करेंगे, कोई क्लैश तो नहीं आ जाएगा? कोई इस तरह का मामला तो नहीं आगे बन सकता कि ही विल गेट एट लॉगर्स हेड विद द एस्टैब्लिशमेंट? देखें, ये चैलेंज तो बहुत बड़ा है और जो जस्टिस बंदयाल के दौर में सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी अंडरमाइन हुई है और इवन हाई कोर्ट पे भी प्रेशर रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज जो है वो जिस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट की टॉप ब्रास ने एक जेस्चर दिया, तो बज़ाहिर तो लग रहा है कि शुरू में तो ऐसी कोई तनाज़ात नहीं आएंगे और फैसलों पे अमल दरामद भी होगा। बात यह है कि बंदयाल साहब का इशू डिफरेंट था। वो जो है वो कमिटमेंट करके फिर उसके बाद वो चीज़ वो मज़ीद और फ्रस्ट्रेशन होती थी। और जो भी एक दफ़ा आप इलेक्शन मैटर में डिफेंस अथॉरिटी से इन कैमरा ब्रीफिंग ले रहे हैं 3 घंटे की, उसके बाद जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री से एक CMA दायर होती है और उम्मीद यही होती है कि जी जो है वो इलेक्शन के मामले में, एक दिन इलेक्शन के मामले में दरख्वास्त डिफेंस मिनिस्ट्री की एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन अगले दिन बंदयाल साहब कहते हैं जी कि ये डिफेंस मिनिस्ट्री तो अग्रीव पार्टी ही नहीं है, तो उससे मज़ीद फ्रस्ट्रेशन ने जन्म दिया। काजी फायज़ साहब ज़रा डिफरेंट हैं। उन्होंने 5 साल बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जो है वो पावरफुल सर्कल के साथ जो है वो काम किया एज ए चीफ जस्टिस। जो है वो बड़े बड़े केसेस भी ऐसे सेंसिटिव उठाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इन चीज़ों में जो है वो कुछ ज़्यादा चीज़ें आप कह सकते हैं कि शुरू में तनाव हो। और सबसे पहले तो वो फोकस उनका इंटरनल रिफॉर्म का होगा। और जो जैसे हमने देखा कि सबसे पहले केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का के हवाले से जो पिटीशन है वो कल लग गई हैं और सारा दिन ही बताया जा रहा है कि उसी केस की समाअत होगी, क्योंकि एक दिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने फिर बैरून मुल्क जाना है, एक ही दिन है। और यही इतलात हैं कि कल गालिब इम्कान है कि इस पर कोई ना कोई आर्डर आ जाएगा शार्ट। तो उसके बाद ये भी बातें हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से भी जो है वो प्रोसीडिंग में भी इसी हफ्ते जो है उस हवाले से भी कोई शुरू हो जाए। जजेस अपॉइंटमेंट पे भी जो है वो जल्दी कोई ना कोई इजलास तलब कर लिया जाए। तो इस वक्त उनका जो फोकस है वो इंटरनल है। हाँ, लेकिन एक है कि इलेक्शन का मैटर, 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने, वो और दूसरा सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल, ये 2 मैटर हैं ऐसे। उससे पहले अगर ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट
डिसाइड होगा उसमें फिर वाज़े होगा कि क्या चीफ जस्टिस ने बेंच बनाने हैं या कमेटी ने बनाने हैं, उस कानून के तहत बनाने हैं। बिल्कुल। फिर उसके बाद जो है वो फिर इलेक्शन मैटर। अच्छा, उसमें एक ज़िमनी सवाल है असनाद मलिक साहब मेरे जहन के अंदर, अभी गुज़श्ता रोज़ भी बात हो रही थी, एक जज साहब ये फरमा रहे थे कि कोई ऐसा पाकिस्तान की तारीख में असल में हुआ नहीं है यूँ कि कोई पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का कोई चीफ जस्टिस हो और वो अगेंस्ट मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स विल चला जाए। और बंदयाल साहब के हवाले से भी ये कहा जाता था और फिर आगे हमने देखा भी, वो अभी आपने जिस इन कैमरा ब्रीफिंग की बात की उसके बाद काफ़ी कुछ चेंज भी हुआ। इंसिनुएशंस हैं, तुक्के हो सकते हैं, लेकिन बहरहाल मतलब एक इंटेलिजेंट गेस ये है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए काजी फायज ईसा साहब का इस तनाजुर के अंदर आपसे पूछ रहा हूँ कि मतलब वो जो स्टैंड उनका पहले रहा है वो वही रखेंगे आपके ख्याल में, या फिर थोड़ा सा कुछ लचक लुचक आएगी? देखिए, जब आप चीफ जस्टिस होते हैं तो बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं और बैलेंस होना भी चाहिए। मेरा ख्याल है कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की मिसाल हमारे सामने है, वो भी उनको भी निकाला गया उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने, वो आए। ये अलग बात है कि उन्होंने जो सिविलियन इदारे हैं उनको किया, सारा फोकस उनका सियासतदान रहे और जिस तरह जमहूरियत को उन्होंने नुकसान पहुँचाया, मेरा ख्याल है उसके बाद फिर जो है वो सियासी जमातें उस तरह खड़ी नहीं हो सकें। तो जस्टिस काजी फैसल के लिए भी ये टेस्ट है कि वो किस तरह बैलेंस मेंटेन रखते हैं। और मेरा ख्याल है कि उस वक्त जो पिछली मैटर थे जो उनके जिसकी वजह से एक तनाव रहा इस्टेब्लिशमेंट, वो कुछ शख्सियात थी जो पर्सनल हो गई थी उनके साथ और जिसकी वजह से मसाइल बने। और बंदयाल साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को बहुत जो है वो अंडरमाइन उनके दौर में हो गई थी। अदरवाइज हम देखते हैं कि आफ्टर लायर्स मूवमेंट इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भी अपने बराबर का एक प्लेयर समझा है। जब भी कोई बड़ा फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट को के हवाले से उन्होंने ये अपना जो एक है कि वो कोशिश की है कि वो बात उनको जो है वो अपना उनका मौक़िफ़ जो है वो समझाया जाए या उनको मनवा लिया जाए। लेकिन बंदयाल साहब के दौर में ये चीज़ नहीं हुई और वो जो एक अपर हैंड जो था, जो एक डिजोर पावर थी इस्टेब्लिशमेंट को, वो ज़्यादा हुई, डिफेक्टिव पावर जो थी वो ज़्यादा हुई। हालांकि मेरे ख्याल में इस वक्त डिजोर पावर सुप्रीम कोर्ट में उतनी ही ज़्यादा है जितनी डिफेक्टिव पावर इस्टेब्लिशमेंट के पास है। एक पिटीशन जो है वो रात को कोई भी मामला तो उसको एक्सरसाइज करने का भी है ना, कोई भी मैटर पाकिस्तान में उठा ले सकता है। तो इमरान वसीम साहब, आपकी इस पे क्या राय है? मतलब शख्सियात वाला यही बात है और यही मैं कह रहा हूँ कि बैलेंस की बात है। जी जी, एब्सोल्युटली। इमरान भाई, आपका इस पे क्या टेक है? ठन तो नहीं जाएगी काजी फायज ईसा साहब की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ? उसमें देखिए दो तीन चीजें हैं उसके अंदर। एक इलेक्शंस वाला मामला जिसपे बंदयाल साहब 2 दफा तारीख आई, अमल नहीं उसके ऊपर करवा सके, किसी को तौहीन अदालत में भी नहीं बुलाया उन्होंने। तो ठीक है जी, बड़े सब्र का उन्होंने मुजाहरा किया होगा, लेकिन एसेंशियली उससे हुआ क्या है? उससे अंडरमाइन तो आईने पाकिस्तान हुआ। तो यहां पे बंदयाल साहब और वो सबको पता है कि वो विल किसकी थी जिसकी वजह से सब मामला हुए और हुक्म मानने से इनकार किए गए। तो अब आगे आप किस तरह से देख रहे हैं? बंदयाल साहब किस तरह से ट्रेड करेंगे? अब क्या मसलहत मद्देनजर रखेंगे या फिर ऑल आउट ही विल गो विद द कॉन्स्टिट्यूशन, आईने पाकिस्तान के साथ, और उसको आप होल्ड करने के लिए चलेंगे? इमरान भाई, मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई मसलहत वाला इशू आएगा। बात यह है कि जो बातें जो काजी फैसल साहब हैं जो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं, 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने प्रिंसिपल हमें बताए हैं, मीडिया पे जो चीज़ें रिपोर्ट की गई हैं, अगर वो अपनी की गई बातों पर कायम रहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनके लिए कोई ऐसे मसाइल पैदा होंगे या एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई तनाव पैदा होगा। अब जो इससे पहले जाने वाले चीफ जस्टिस हैं बंदयाल साहब, उनकी अगर हम बात करें कि क्यों वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका हेड ऑन हो गया, उसकी वजह ये थी कि ट्रस्ट डेफिसिट था और ट्रस्ट डेफिसिट के साथ साथ जो बेंचेस की कंपोजिशन थे उस पर सवालात उठ रहे थे कि लाइक माइंडेड जजेस को ही शामिल किया जा रहा था और जो सीनियर जज साहबान थे उनको नजरअंदाज किया जा रहा था और बार बार अदालत में आके इस्तदा की गई कि आप फुल कोर्ट बना दें, फुल कोर्ट बना दें, लेकिन फुल कोर्ट की तमाम जो प्रेयर्स थे वो रद्द की गई। अब अगर ऐसे बेंचेस वो बनाते रहे कि जिनकी वजह से जिन पे तनकीद होती थी दोबारा वही बना देते थे और मुतनाज़े, और फिर मौका मिल जाता था दूसरी साइड को और मजीद तनकीद करने का। सबसे बड़ी वजह यही बनी है जो उनका तनाव पैदा हुआ है इदारों के साथ, हुकूमत के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ। उसकी वजह यह बनी कि बार बार जो बेंचेस बनते थे उन पे एतराज़ात उठ रहे थे, उन पे सवालात उठ रहे थे। जानना चाह रहा हूं, चलें वो पीडीएम के साथ तो बाकी तो उनके लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, बंदयाल साहब का कोई तनाव था?
देखें जी, जब ये इलेक्शन वाला हुक्म दिया, आप मेरी बात सुनेंगे तो मेरे ख्याल से हर चीज क्लियर हो जाएगी। जो इलेक्शन वाला मैटर था उसमें आप ये देखें कि उसमें किसने पर्सनल फ्राहम करने थे, वजारत दफा की जानिब से दिए जाने थे, फ्राहम करने थे, लेकिन उनकी इस्तदा को रद्द कर दिया गया कि ऐसे ऑपरेशन चल रहे हैं कि हम ये प्रोवाइड नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी दरख्वास्त को रद्द कर दिया गया, उनकी प्रेयर को रद्द कर दिया गया, इवन कि उनकी जानिब से जो दी गई रिपोर्ट थी उनको भी रद्द कर दिया गया। ब्रीफिंग ली गई, ब्रीफिंग के बाद दरख्वास्त आई, उसको भी रद्द कर दिया गया। अब अगर आप देखें कि यही जो आज काजी फाइसा साहब ने जो कहा था उसके मुताबिक, यानी जो कह रहे थे वो करके दिखाया है कि आज फुल कोर्ट बना दिया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के लिए। इसी तरीके से अगर इलेक्शन का मामला आ जाता है या फौजी अदालतों का मामला आ जाता है तो फैसला जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट की रिट होगी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जाएगा, कोई तनाव नहीं होगा इदारों के साथ। आप देख लीजिएगा, यह फैसला एडमिट होगा, इस फैसले पे अमल दरामद भी होगा। उसकी वजह क्या होगी कि इस फैसले के पीछे सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहबान खड़े होंगे। इससे पहले जो बेंचेस बन रहे थे, जो आप तनाव देख रहे थे, जो आप देख रहे थे कि फैसले माने नहीं जा रहे, फैसले इंप्लीमेंट नहीं हो रहे, उसकी वजह यही थी कि बार बार कहा गया कि आप बेंच बनाएं, फुल कोर्ट बना दें, जो फैसला आएगा हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन नहीं माना गया। और उल्टा यह कहा गया कि मर्जी का बेंच बनवाना चाह रहे हैं, मर्जी के जज साहबान से फैसला करवाना चाह रहे हैं। भाई जब सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहबान शामिल होंगे तो आपका सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला होगा, आपके सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान होंगे, तो आप अपने अदालत के जज साहबान पे क्यों अदम एतमाद कर रहे हैं? नहीं, वो बात ये जो आज फुल कोर्ट बना है, इसके बाद जो भी फैसला आएगा जिस मैटर पे आएगा, मेरे ख्याल से रद्द करना आसान ना होगा, उस पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, चाहे वो इलेक्शन का केस हो, चाहे वो फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस हो। बिल्कुल ठीक है, फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस हो, मिसिंग पर्संस के हवाले से केस हो, और उसमें एक प्राइम एग्जाम्पल इमरान रियाज खान और अरशद शरीफ का जो मामला था वो भी सामने है। मैं अदील आपकी तरफ आता हूं और फिर उसके बाद मैंने ब्रेक पे जाना है। अब जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला खास तौर पे मामला है, 21वीं आईनी तरमीम पे बड़ा वाजे जो जहन है काजी फायजी साहब का वो नजर आ चुका है। इस दफा बेंच में वो इस वजह से शामिल नहीं हुए कि पहले इसका फैसला हो जाए रूल्स एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर, चले ये हो जाता है। उसके बाद देखिए मिलिट्री की तो विल है कि 9 मई के जो मुलजिम हैं उनको हमने ट्राई करना, और ट्राई किए जा रहे हैं इस वक्त एज वी स्पीक मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर। तो आपका ख्याल है कि वहां पर जाके कोई टन सकती है काजी फायजी साहब की विद द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, खास तौर पे मिलिट्री कोर्ट्स वाले मामले के अंदर? मिसिंग पर्संस वाली बात में करते हैं सर। ऑब्वियसली जब कोई फैसला आप करते हैं और जो मुक्तदर लोग होते हैं, मुक्तदर हल्के होते हैं, अगर उनके खिलाफ फैसला होगा तो ठन तो जाती है। और ये कहना कि जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ सबका अच्छा रहेगा एक बर्ताव और एक आप कह सकते हैं कॉर्डियल रिलेशनशिप होगा, ये शुरू में तो हमें नजर आएगा, मगर उसके बाद मुझे ये लगता है कि ये बेटर भी होगा। और इसकी एक बुनियादी वजह जस्टिस काजी फायज ईसा के हम जो पीछे हम उनको कवर करते आ रहे हैं एज सुप्रीम कोर्ट जज, जो उनका एक तरीकाकार रहा है और आइन के ऊपर जो उनका एक स्टांस है, आइन की बालादस्ती के ऊपर, जमहूरियत के हवाले से जो बातें कर चुके हैं, जो फैसले दे चुके हैं। फैजाबाद धरने की जजमेंट हमारे सामने है, आपने खुद हवाला दिया है 21वीं तरमीम का, और अब वो जो फैसले माजी में दे चुके हैं उन्होंने उसी तर्ज पर आगे भी चलना है। ये तो नहीं हो सकता कि अब चीफ जस्टिस बनने के बाद वो मसलहत का शिकार हो जाए, और अगर वो मसलहत का शिकार हो गए तो उनकी अपनी सारी जो मेहनत है वो तो ज़ाया हो जाएगी। और अब जस्टिस काजी फायज ईसा का एक तो सबसे बड़ा इम्तिहान ये कल है, जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, जैसा कि इमरान वसीम साहब कह रहे थे कि इन्होंने पहले दिन से कहा था कि इस मामले पर फुल कोर्ट बनाकर इसको पहले डिसाइड करें और फिर दीगर मुकदमात को आगे लेकर चलें। उसमें तो जस्टिस काजी फायज ईसा अभी तक साबित कर रहे हैं कि जो वो कह रहे थे वही कर रहे हैं। उन्होंने फुल कोर्ट तश्कील दे दिया है, कल मालूम हो जाएगा। बताया यही जा रहा है कि जब तक ये डिसाइड नहीं हो जाता दीगर मामला टेकअप नहीं होंगे। हाल ही में उन्होंने 1-2 जगहों पर गुफ्तगू करते हुए इस बात का भी इंदिया दिया है कि इंतखाबात का मामला भी वो टेकअप करेंगे और मिलिट्री कोर्ट्स का मामला इवेंचुअली उनको टेकअप करना होगा। और जब वो टेकअप करेंगे तो उसमें अगर वो उसी तर्ज पर अपनी ऑब्जर्वेशंस देते हैं जो 2015 में दे चुके हैं, तो ऑब्वियसली फिर वो बहुत से लोगों को वो फैसला पसंद नहीं आएगा और फिर वहां पर इम्तिहान शुरू होगा दीगर लोगों का कि क्या वो उस वक्त उन अदालती फैसलों पर जो जस्टिस काजी फायज ईसा एक फुल स्ट्रेंथ के साथ, एक अपने हम ख्याल बेंच के साथ नहीं बल्कि पूरी फुल कोर्ट के साथ फैसले देते हैं, उन पर वो अमल दरामद करते हैं या नहीं। और इसमें जस्टिस काजी फायज ईसा के बारे में एक और बात कही जा रही है कि ये जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की तर्ज पर अपनी अदालत को चला सकते हैं। जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में जिस तरह असनात मलिक साहब हैं, ये हमारे सीनियर हैं, ये आपको ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि उनके दौर में डाइसेंट का
ऑप्शन जो था वो कम होता था, डाइसेंट आते ही नहीं थे जजेस की जानिब से। तो हो सकता है जस्टिस काजी फायज ईसा भी उसी तर्ज पर अदालत को लेकर चलने की कोशिश करें और एक अथॉरिटेटिव अपना तरीकाकार अपनाएं और उसी के साथ फिर अदालत को वो आगे लेकर चल सकते हैं, क्योंकि आज भी हमारी जो बात जुडिशली एक्टिव वो आपको नजर आ सकते हैं। और वैसे उनका जो पास्ट में जो सो मोटोज वो लेते रहे हैं, बंदयाल साहब ने तो बड़ा रेस्ट्रेन का मुजाहरा किया और फिर जो लिए वो थोड़े से कंट्रोवर्शियल हो गए। लेकिन काजी फायज ईसा साहब के हवाले से ये सवाल अपने पैनल से पूछेंगे कि क्या जुडिशल एक्टिविज्म हमें देखने को मिलेगा। और एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके इस पर बात करते हैं। और साथ और अहम सवाल उसके अंदर ये है मिसिंग पर्सनस के हवाले से। काजी फायज ईसा साहब ने बलूचिस्तान में, जैसे मैं पहले बात कर रहा था, बलोच नेशनलिस्ट के हवाले से एक सो मोटो लिया था, उसमें बड़े वाज़े रिमार्क्स थे और उनकी उस सो मोटो लेने की वजह से जो मिसिंग पर्सन्स पर उनका स्टैंस है, बहुत सारे मिसिंग बलोच नेशनलिस्ट जो थे वो वापस भी आ गए थे। बल्कि एक दिन उन्होंने मुकर्रर किया हुआ था हफ्ते में, वो एक रोज लाजमी ये केस मिसिंग पर्सन से मुतालिक सुनते थे, विच शोज के ही सेंसिटिव टू दैट। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक बड़े नामवर सहाफ़ी इमरान रियाज खान, ही इज़ अ मिसिंग पर्सन। उनके अलावा बहुत से सियासी कारकुनान मिसिंग पर्सन है। ये बड़ा इम्तिहान है काजी फायज ईसा साहब का कि वो जो पहले उनका जो रवैया रहा है, बर्ताव रहा है, जो उनकी सोच रही है, वो आगे किस तरह से वो उसी लेगेसी को क्या वो आगे लेके चलते हैं और किस तरह से रिजॉल्व करेंगे इन मैटर्स को। एक ब्रेक के बाद ये बात करते हैं। स्टे विद अस। जहां बहुत से चैलेंजेस है जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के सामने, वहां पे एक ज़ाती नौयत का चैलेंज भी है। मैं उसको यूं पुट कर रहा हूं। हसनात मलिक साहब, वो ज़ाती ये है कि जो उन पे रेफरेंस बनाया गया और जो सब मामला चलता रहा, उसके बाद जाहिर है कि मतलब एक वो इम्प्रिंट तो हो जाता है ना कोई चीज़ की ज़्यादती हुई है मेरे साथ, तो बदला लेने के मूड में तो नहीं होंगे। मैं बाकी बात बाद में करता हूँ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब। और साथ साथ एक ये भी तासुर सा बन गया हुआ है या बना दिया गया हुआ है कि जनाब तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट हैं और दूसरी साइड कहती है जी ही इज प्रो आर साइड। तो इस पर जरा रोशनी डालिएगा, मतलब विंडिक्टिव तो नहीं साबित होंगे? देखें, ये उनका चैलेंज तो बहुत बड़ा है कि जिन लोगों ने उनसे ज़्यादती की, क्या अब उनका सलूक होगा उनके साथ। लेकिन बताया जाता है कि पिछले एक हफ्ते से जो उन्होंने ग्रेस दिखाई अपने ब्रदर जजेस के साथ, इवन जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, आउट गोइंग चीफ जस्टिस, उनके आनर में जब खाना दिया अपने घर, तो वो जस्टिस काजी फायज साहब अपनी अलिया के साथ गए। अदरवाइज़ हमने देखा कि माजी में कोई उनके अच्छा एक वो उनके केस के दौरान उनके जो एक दो इंसिडेंट रहे, वो उससे कोई उनके जो तलक़ात थे बायलैटरल, वो कोई इतने अच्छे नहीं थे। और फिर भी जैसे मुनीब अख्तर के घर जाना या उनकी जो इशाइयत था उसमें शिरकत करना एक बड़ी बात है। इसी तरह और भी हमने देखा कि जस्टिस बंदयाल के अच्छा, वो जूनियर जज भी है ना, और उस पर भी बड़ा उनका क्लियर स्टैंस है काजी साहब का जूनियर जज के हवाले से भी। बिल्कुल है, लेकिन वो अब पॉइंट हो चुके हैं जजेस। बड़ा चैलेंज है। एक काजी साहब के हम ही एक तबका वो समझता है कि ये लोग जो हैं इनको वापस भेजा जाए, पिटीशन टेकअप की जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी जो गालबन लग रहा है कि मेजॉरिटी जजेस चाह रहे हैं कि इससे बड़ा मामला इफेक्ट होगा। बेहतर यह है कि यहाँ अब क्राइटेरिया बना के फ्यूचर के लिए चीज़ें तय की जाए और अब जो ये चीज़ जजेस काम कर रहे हैं इनको ना छेड़ा जाए। लेकिन देखना होगा कि ये क्या ये चीज़ें हैं, अंदरूनी चैलेंज उनके लिए है। और फिर पीटीआई का चैलेंज भी है कि किस तरह वो इस मामले को देखते हैं, क्योंकि जो पीटीआई को इस वक्त शिकायत हैं कि जी हमारे साथ जो है वो ज़्यादती हो रही है, हमें जो है वो फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा, तो ये वो सारे मामलात हैं। अब देखना होगा कि वो काजी फायज साहब कैसे उसको डील करते हैं। मेरा ख्याल है कि उनको भी अंदाज़ा है कि उनका टेन्योर 1 साल है और ये चीज़ें अगर वो इस मामले में उलझ गए कि जी वो बदले लेने या जो इस तरह दबाना, तो फिर तो वो माजी में हमने देखा कि जिन चीफ जस्टिस साहबान ने नून लीग को दबाया तो वो कहाँ खड़े हैं, साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, तो ये सारे रोल मॉडल उनके पास हैं। आफ्टर लायर्स मूवमेंट जितने चीफ जस्टिस हैं सबका हम देख सकते हैं कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने पीपल्स पार्टी के हवाले से जो कुछ किया, तो अब उनकी क्या सिचुएशन है, माशरे में उनको कैसे याद किया जाता है।
साकिब निसार साहब ने नून लीग के हवाले से किया, तो उनको कैसे जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह होगा। अच्छा, वैसे जो भी है हुकूमत तो इमरान खान की थी और अंदाजा होता है कि लोग क्या चाह, वो तो बाद में एक दो इंटरव्यूज के अंदर जब हुकूमत चली गई तहरीक इंसाफ की इमरान खान की, तो खान साहब ने कहा कि मुझे तो जैसे वो आया था पीछे से हमने तो उसी तरह से फिर आगे कर दिया। मतलब मेन फैज़ाबाद धरने का मामला था, उस पर जो जजमेंट थी काजी साहब की, और फिर उसके अलावा जो बड़े सख्त जो रिमार्क्स मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से थे। तो इमरान वसीम साहब, ये जो तासुर है बहरहाल कि अच्छा अब से नहीं, ये रेफरेंस से पहले का भी, जब एक दफ़ा ऐलान किया इमरान खान ने कि वो फंड्स देने हैं, उस पर उन्होंने सुओ मोटो ले लिया था, जिस पे बंदयाल साहब ने कहा कि जी आपके पास तो इख्तियार नहीं है लेने का। वो एक तासुर ये है कि ही इज़ एंटी PTI, और आगे जो बहुत सारे मेजर केसेस हैं, जो चैलेंजेस हैं उनके सामने, वो तकरीबन दे ऑल इन्वॉल्व PTI। किस तरह देखते हैं आप इस मामले को? देखें, जो चैलेंजेस की बात हो रही थी, हाँ ये ठीक है कि एक तासर उनके बारे में मौजूद है। ना सिर्फ जो तरक्याती फंड्स थे उस पर जो है वो सो मोटो लिया गया, बल्कि वो तो एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उस जजमेंट की वायलेशन के तनाजर में वो नोटिस लिया गया था। और उसमें भी हमने देखा कि जब वो केस सुनने के लिए एक लार्जर बेंच बना था, उसी केस का फैसला करने के बजाय जस्टिस काजी फायसर साहब को उस बेंच से अलग कर दिया गया था। ना सिर्फ बेंच से अलग कर दिया गया था, बल्कि यह कह दिया गया था काजी फायसर जो है आइंदा उस वक्त जो वजीर आजम है इमरान खान के मुकदमात ना सुने। तो जाहिर सी बात है कि एक इंप्रेशन तो रहेगा कि वो PTI से मुतल्लिक मामलात का नोटिस लेते रहे। और वो एक कन्वेंशन सेंटर की एक तकरीब भी थी, उसमें भी उन्होंने एक नोटिस लिया था। और वो भी आप ये देखें कि एक अजीब इत्तफाक था कि अस्कुत नोटिस लेकर रिकमेंड किया गया उस दौर में काजी फायसर साहब ने कि एक सरकारी जगह का इस्तेमाल हुआ, उसके पैसे किसने दिए हैं, और एक सियासी जमात के उस कट में, उस मीटिंग में, उस गैदरिंग में कैसे एक एडवोकेट जनरल जाके बैठ सकता है। वो सोमोटो लिया गया, रेकमेंड करके भेजा गया, लेकिन गुलजार साहब के पास आज भी फाइल जो है वो चीफ जस्टिस के चैम्बर तक आज तक पड़ी है। अब देखते हैं कि उस नोटिस का क्या बनता है। वैसे तो वो मामला इंफ्रक्चर हो चुका है, लेकिन अगर चैलेंजेस की बात करें तो दो चैलेंज है अपने काजी फायसर साहब के लिए। एक तो इंतजामी साइड पे, लेकिन इंतजामी साइड के जितने भी उन्हें चैलेंज दरपेश होंगे वो लिंक करते हैं जुडिशियल साइड पे जो उन्हें चैलेंज दरपेश हैं। जुडिशियल साइड पे अगर हम चैलेंज की बात करें तो आगे जाके वो 3 चैलेंज बन जाते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के में जो मुख्तलिफ केसेस हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो हम बात कर रहे थे कि मिलिट्री कोर्ट का केस हो सकता है, लेकिन इमरान भाई यहाँ पे अभी स्पेसिफिकली जातियात को लेके कि आप इंसाफ, और ये नेचर है, ह्यूमन नेचर है कि आपके साथ बुरा हुआ है या आप समझते हैं मेरे साथ बुरा हुआ है, ज्यादती हुई है, तो वो एक फिर उसमें से दिल से निकालना बड़ा मुश्किल सा काम होता है। उसी पे आ रहे हैं जो आप बात कर रहे हैं कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो बंदयाल साहब फैसले करके गए हैं, जो PTI के हक में गए हैं। उन फैसलों का क्या होगा अगर कल जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का केस लगा हुआ है, उसका अगर ये फैसला हो जाता है कि वो कानून बिल्कुल दुरुस्त है, तो आप ये देखें कि उस एक केस का फैसला करने से तमाम जो केसेस जो PTI के हक में फैसले किए गए हैं वो तमाम फैसले व्हाइट वॉश हो जाएंगे, वो फैसले खत्म हो जाएंगे। आप चाहे इलेक्शन कमीशन वाला नजरसानी की दरखास्त को ले लें, उसका इतलाक रेट्रोस्पेक्टिवली हो जाएगा। नहीं, 13 अप्रैल के बाद जितने भी फैसले हुए हैं, इलेक्शन कमीशन की जो नजरसानी की दरखास्त मुस्तरद हुई है वो तो अभी हालिया दिनों में हुई है। उसके बाद वो जो ऑडियो लीक कमीशन का था उसके ऊपर स्टे ऑर्डर दिया गया। उसके बाद ये फौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्तें आई थी जिनको टेकअप कर लिया गया था। अगर कल इस केस का फैसला हो जाता है तो बहुत सारे केसेस वापस हो जाएंगे या उनके फैसले खत्म हो जाएंगे और फिर दोबारा से उन दरखास्तों को नए सिरे से देखा जाएगा इंतजामी साइड पे कि आया कि वो खासतौर पे जो फौजी अदालतों से मुतल्लिक दरखास्तें थी क्या वो इंटरटेन करने के लायक भी थी। हो सकता है कि उन्हें फिर इंतजामी साइड के ऊपर स्टार की जानिब से एतराज लगा के वापस कर दिया जाए कि आप पहले हाई कोर्ट से जाकर रिव्यू करें, मुतलका फोरम से रिव्यू करें। तो बहुत सारे केसेस तो ऐसे भी खत्म हो जाएंगे जो चैलेंजेस उनको दरपेश हैं, वो तो इस केस के फैसला करने के साथ खत्म हो जाएंगे। दूसरा उनके लिए है जुडिशियल कमीशन का कि चलें आज तो उन्होंने फैसला कर लिया कि हम फुल कोर्ट बना के ये बड़े अहम नौयत के जो केसेस हैं इनको सुनेंगे, लेकिन जो जजेस की तैनातियां हैं उस पर भी उनका एक स्टांस रहा है, उनका असूल रहा है कि सीनियरिटी की बुनियाद पे जो है सुप्रीम कोर्ट में तैनातियां होनी चाहिए। तो जुडिशियल कमीशन के रूल बनाना भी उनके लिए एक चैलेंज होगा, एक टास्क होगा। वो कैसे लेके चलते हैं, क्या रूल्स बनाते हैं, ये बड़ा अहम टास्क होगा। और अच्छा, उसमें वैसे चैलेंज होगा वो जूनियर जजेस के हवाले से जो बात हम करते हैं तो उसमें जस्टिस आयशा मलिक भी आ जाती हैं और वो पहले एक चैम्बर में इकट्ठे काम भी कर चुके हैं। वो कहा जाता है, आई डोंट नो, वो आपसे पूछूंगा कि वो भी एक क्लोजनेस तो वहाँ पे है,
लेकिन अगर ये वाला मामला हुआ जो पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी दरखास्त दी उसकी जद में भी काफ़ी कुछ आ सकता है। एक असल में ना इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे आ गई है, सो दैट इज़ द रीज़न आई हैव टू टेक अ ब्रेक। मैं सिर्फ एक ब्रेक से वापस आता हूँ तो यहीं से बात को शुरू कर लेते हैं, साथ रहे आप। वेलकम बैक। मिसिंग पर्सनस के हवाले से ना बड़े वाज़े ख्यालात रखते हैं जो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है काजी साहब, और मुतीउल्लाह जान साहब जब वो चाहे एक दिन के लिए वो अगवा हुए थे तो बाकायदा उनसे मिलने के लिए गए थे। बड़ी दुआ थी, ख्वाहिश थी कि इमरान रियाज भी आ जाते, लेकिन चलें काजी साहब आ गए हैं तो ये एक बहरहाल एक बड़ा चैलेंज उनके लिए है, और उसके अलावा और बहुत सारे कारकुनान हैं। अदील, आपका क्या ख्याल है कि मतलब हाउ सक्सेसफुल विल ही बी इन गेटिंग इमरान रियाज प्रोड्यूस्ड? हालांकि उनके पास अभी मामला नहीं है लेकिन कर सकते हैं, वो उनके इख्तियार में तो है। ये बात अपनी जगह के निपटा लें पहले ये रूल्स एंड प्रोसीजर वाला मामला, और दूसरा अरशद शरीफ वाला मामला, एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी, उसके बाद हमने देखा कि बंदियाल साहब ने वहाँ पे क्या किया, सुओ मोटो ली और फिर वो रिपोर्ट फारिग हो गई, फिर नए सिरे से चला मामला और वो आज तक हल नहीं हुआ। ये दो मामले खास तौर पे सहाफ़ियों से रिलेटेड, अरशद शरीफ, इमरान रियाज, कोई उम्मीद है आपको काजी साहब से इन मामलात में? सर, इन पर्टिकुलर तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि जस्टिस काजी फायज ईसा की और जस्टिस उमर बंदियाल साहब में एक फ़र्क बड़ा वाज़ेह है कि जस्टिस काजी फायज ईसा जो मामलात उनके सामने पेंडिंग होते हैं उनके ऊपर बात नहीं करते। जस्टिस उमर बंदियाल कर लिया करते थे और वो अपना माइंड जो है वो डिस्क्लोज कर देते थे। जस्टिस काजी फायज ईसा के बारे में हम बिलअमूम ये कह सकते हैं कि उनकी जो टोन है या वो एक अथॉरिटेटिव वे में अपना काम करते हैं, डोमिनेट करते हैं, जब भी कोई फैसला देते हैं तो उस पर वो अमल दरामद का भी यकीनी बनाने की कोशिश करते हैं। एज फार एज आप देख लें यहाँ पर जस्टिस उमर बंदियाल साहब वो बड़े तहम्मुल के साथ और मसलहत पसंदाना किस्म का रवैया अपनाते थे। जस्टिस काजी फायज ईसा में ये एक एज जरूर है कि वो मसलहत का शिकार नहीं होते। तो हो सकता है ये जो उनकी एक खूबी है ये आगे चलकर वजह बन जाए जो इमरान रियाज खान है उनकी बाजियाबी और जो अरशद शरीफ साहब को इंसाफ दिलाना है उसमें भी ये अपना किरदार अदा कर सकते हैं एज अ जज। और जो एक आप कह सकते हैं कि अदालती डेकोरम है और अदालती जो तरीक़ाकार है वो इनका बिल्कुल ही डिफरेंट है जस्टिस उमर बंदियाल की निस्बत। तो हम ये समझ सकते हैं या अंदाज़ा लगा सकते हैं और उम्मीद भी है कि ये कुछ रिजल्ट्स जो हैं ओरिएंटेड होगा इनका टेन्योर इन दीज केसेस। अगर आप मुझसे पूछें तो ओवरऑल जहाँ तक बात है मिसिंग पर्सनस की जो आपने की उस पर उनका एक स्टांस तो माजी से रहा है और अब इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि इफ्तिखार चौधरी के बाद जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बाद जो मिसिंग पर्सनस का मामला है वो उस तरह टेकअप हुआ ही नहीं है अदालतों में। जजेस निजी महफिलों में तो जरूर बात करते हैं मगर ओपन कोर्ट में कभी भी उन केसेस को टेकअप नहीं करते। और अब जस्टिस काजी फायज ईसा के दौर में न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मिसिंग पर्सनस का जो मामला है वो टेकअप हो सकता है, या और दूसरे जो बलोचिस्तान से कई ऐसे लोग हैं जो साल से मिसिंग हैं उनके ऊपर भी उनसे तवक्को की जा रही है कि वो ये जो आप थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे लास्ट ब्रेक से पहले मैंने ये पूछना भी था हसनात मलिक साहब, अभी ये तो खैर तय हो जाएगा कि सो मोटो लेने का आगे तरीकाकार क्या होगा, वो अकेला चीफ जस्टिस लेगा या वो 3 जजेस लेंगे, उसको साइड पर करके जो भी उसमें से तय होता है। चीफ हमने ये देखा कि काजी फायज ईसा साहब वो कहते हैं ना कि उनमें अलैक्रिटी है, मतलब ही इज क्वाइट क्विक टू टेक सो मोटोस, वो उन्होंने किए हैं अपने मतलब उनके जुडिशल करियर में, हमने ये देखा है। तो ये मामला चाहे उनके सामने नहीं है मतलब सहाफ़ियों के मिसिंग होने का, और इस पर उनका बड़ा क्लियर स्टैंस है आज़ादी सहाफ़त के हवाले से भी। और दूसरा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं उनके मुताबिक कहीं पे भी किसी भी किस्म का केस हो ख़वातीन को फौरी ज़मानत फौरी रिलीफ मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म है। हम देख रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पीटीआई की ख़वातीन का जो मामला चल रहा है वो बिल्कुल ही उल्टी गंगा बह रही है वहाँ पे। तो ये दोनों चीज़ें कनेक्ट करने का मकसद ये था कि काजी साहब में चूंकि प्रोपेंसिटी है सो मोटोज लेने की, तो क्या इनको वो खुद टेकअप कर सकते हैं और कोई उम्मीद की जा सकती है कि ये जो बुनियादी हुकूक सल्ब हो रहे हैं यहाँ पे ड्यू टू विच एवर रीजन और एक प्रॉपर फेयर ट्रायल का मौका मिले, वो काजी साहब के अंडर अब पॉसिबल हो जाएगा? हसनात मलिक साहब। देखिए, जहाँ तक बेल का मामला है वो तो अब हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, ग़ालिबन हाई कोर्ट ने भी मामला नीचे भेज दिया है। अब इस पे क्या जो है वो सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेगी। उमर अता बंदियाल साहब तो कह रहे थे कि हम वेट करते रहे कि जी पीटीआई की तरफ से कोई पटिशन आएगी, और बाबर रहमान साहब से उन्होंने जिक्र भी किया कि
आपने आपकी तकरीर मैंने सुनी है इस हवाले से, लेकिन आप पटिशन नहीं लाए। काजी फैसा जो हैं वो इस मामले को देख सकते हैं, मे बी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे वो यानी अपने जो विद इन सुप्रीम यानी जुडिशरी में बात हो इस हवाले से। आज भी बताया जा रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से उनकी बड़ी लंबी जो है वो मुलाकात हुई है, तो मे बी इस हवाले से भी कोई चीज़ हुई हो। असल मामला है कि जो सरबराह है वो क्या वो जो है वो इदारे का सिमत तयन करता है। बंदयाल साहब के दौर में हमने देखा कि ना वो खुद उन्होंने कुछ किया और दूसरों ने भी कुछ किया तो उनके साथ उस तरह वो खड़े नहीं हो सके, और क्योंकि डिवीज़न सुप्रीम कोर्ट में बड़ी थी और ज़िद ज़्यादा उन्होंने जो वो ज़िद से काम लिया। बिल्कुल जस्टिस काजी फैसा का क्योंकि शुरू में ये टाइम है और उन्हें अंदाज़ा है, मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी जो है वो बंदयाल साहब का ज़रा डिफरेंट उनको डील करने का था। काजी साहब का कहाँ जहाँ उनके बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होंगे वो उस मामले में वो मे भी कोशिश करें कि केस उनके हक़ में हो। अब छोटे मोटे चीज़ों में तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि अदलिया का भी स्टेक है और उन्होंने भी जो है वो अच्छा असरार मलिक साहब, अरशद शरीफ शहीद वाला जो मामला है बैलेंस होके चलेंगे, उसमें आपको क्या तवक्को है? मतलब वो अब नए सिरे से तकरीबन बंदयाल साहब चला चुके हैं, अब जाहिर है उसको कंक्लूड तो काजी साहब नहीं करना है, नया बेंच बनेगा या जो भी रिकॉन्स्टिट्यूट करना है बेंच, बहुत कुछ है उनके पास और वो खुद देख सकते हैं इस मैटर को। ये मैटर कहीं रिजॉल्व होता नजर आएगा या प्रेशर जूं का तुम बरकरार रहेगा और मे बी काजी साहब भी इस पे एडजुडिकेट ना कर सके? देखिए इस मामले में जो है वो अदलिया जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकती है कि जीआईटी को वहाँ भिजवाया जाए या जो भी अल्टीमेट फाइनल कोई कंक्लूजन आ जाए। इसके अलावा तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी कोई नहीं, वो सुपरवाइज कर सकती है इन्वेस्टिगेशन को, और वो पहले भी किया, मज़ीद ज़्यादा करेंगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये फ्रीडम ऑफ प्रेस से ये जुड़ा हुआ मामला है और बड़ा इस हवाले से काफ़ी सारी जो अक्रॉस द बोर्ड जो है वो एक ही मुतालबा है कि अरशद शरीफ के मामले में सच सामने आना चाहिए। तो उम्मीद यही की जा रही है कि काजी फैसा साहब इस मामले को देखेंगे। जब वो चीफ जस्टिस नहीं थे तो उस वक्त भी उन्होंने जो है वो फ्रीडम ऑफ प्रेस पे जो है वो हमेशा बात की और फैसले भी दिए। बिल्कुल, अब देखना होगा कि वो किस तरह वो कंटिन्यू रहता है कि नहीं रहता, बड़ा तो सारे हैं मैटर है और उसको बड़ा लेकिन ये है कि तवक्कुआत जी बिल्कुल ये बात है। लेकिन देखें चैलेंजेस बहुत हैं, तवक्कुआत भी बहुत हैं। अब टाइम उनके पास जो है वो 1 साल का है और उसमें से भी 6 महीने उनके साथ जैसे सरदार तारिक हैं, फिर उस जैसे इजाजुल हसन फिर सीनियर पुलिस जज बन जाएंगे। तो अब देखना होगा कि आज जो शुरुआत उन्होंने की है उससे तो बज़ाहिर लग रहा है कि हर मामले में उन्होंने ज़हन बनाया हुआ है कि किस तरह की चीज़ों को डील करना है। तो ये लग रहा है कि जो मामला पाई जाती थी तो मैं वो एक काम एक महीना लग जाता था। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, अब यहाँ पे चीज़ें अल्लाह करे डिफरेंट चलें। हम चूँकि इमरान वसीम साहब बुनियादी हुकूक की, इंसानी हुकूक की बात कर रहे हैं, उसमें एक आर्टिकल 14 भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जो कि प्राइवेसी इंश्योर करता है शहरियों की। अच्छा, वहाँ से एक उसके साथ कनेक्ट करके मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, एक ऑडियो कमीशन बना, उसकी वो भी एक कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर हो गया, उसकी सरबराही कबूल भी कर ली काजी अजीज़ा साहब ने। अच्छा, उसके अंदर ये तो ज़रूर हुआ कि आप वेरासिटी चेक करें, सदाकत सच्चाई चेक करें, ये जो मुबैना ऑडियो टेप्स हैं, लेकिन ये कि जनाब मुल्क के वज़राए आज़म, सदर और उसके अलावा वज़रा एंड यू नेम इट, मतलब वो कहाँ से ऑडियो टैप कर कौन रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन कर कौन रहा है, ये सवाल आपके ख्याल के अंदर इसको भी एड्रेस करेंगे काजी फाजिल साहब? बंदयाल साहब को तो तौफीक नहीं हुई और वो आग उनके घर तक भी पहुंच गई, फिर हमने देखा। मेरे ख्याल से जो ऑडियो लीक कमीशन बना था उसको अगर काम करने दिया जाता और उसके खिलाफ अगर दरखास्तें जो आई थी उन्हें इंटरटेन ना करके जो हुक्म इम्तनाई दिया गया था वो ना दिया जाता तो आज तो ये सारी चीजें सेटल हो चुकी होती। लेकिन सर ये उसके मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूं, मुझे जो याद पड़ रहा है ये उसके टीओआर्स में नहीं है कि ये लीक कहां से हुई है, ये तय करना उसका काम नहीं, उसने वेरासिटी चेक करनी थी उस कमीशन ने। सिर्फ उस कमीशन ने 2 चीजें चेक करनी थी, एक तो वो जो ऑडियोज थी उनकी हकीकत का जायजा लेना था
और हकीकत का जायजा लेने के बाद फिर जो जिम्मेदारान थे उनके खिलाफ, मतलब उसमें अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो उस पर उन्होंने रिकमेंडेशन थी कि भाई क्या कार्रवाई होनी चाहिए कि या महकमा मतलब किस फोरम पे कार्रवाई हो सकती है। दूसरा उसने ये देखना था कि हालांकि अगर ये फेक हैं तो फिर जिन्होंने बनाई है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। और ये भी कोई कमीशन के कोई हाथ बंधे हुए नहीं थे, कमीशन टीओआर से बाहर भी जा सकता था। अगर वो कोई रिपोर्ट लिखता, उसमें अगर दो बातें इन ऑडियोज की लीगैलिटी के हवाले से लिख देते तो मेरे ख्याल से कमीशन को रोक नहीं सकते थे, बेशक उसका मैंडेट नहीं था, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें उसमें फाइनलाइज हो जाती। आप बुनियादी हकूक की बात कर रहे थे, इमरान रियाज खान के केस की बात कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल फ्रीडम ऑफ प्रेस का इशू है, लेकिन वो हाई कोर्ट से अगर डिसाइड होकर आएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त इस मामले में कोई इंटरफेरेंस करेगी, क्योंकि इलेक्शन का जो पंजाब और केपीके का मामला था उसमें जजेस में क्यों इख्तलाफ पैदा हुआ था, इसी बात पे पैदा हुआ था कि जब लाहौर हाई कोर्ट में और केपी हाई कोर्ट में मामला चल रहा है उनको पहले डिसाइड करने दिया जाए। लेकिन ये जरूर है, आखिरी बात करूंगा, खुद चल के चले गए थे मुतीउल्लाह जान साहब के पास, वो एक रात गायब हुए थे, तो इस वजह से शायद इस पे भी नोटिस ले लें इमरान रियाज वाले मामले पे। मैं इस वजह से कह रहा था, सुने तो सही ना, सुने तो सही, पूरी बात तो सुने। अब सहाफियों के हवाले से जो बात करते हैं, आपको याद होगा कि 2021 में लाहौर से 2 सहाफी उठाए गए थे, जिसमें एक इमरान शफकत थे और दूसरे आमिर मीर साहब थे। उसका नोटिस लिया था काजी फाइसर साहब ने, तो वो एक फ्रीडम ऑफ प्रेस के हवाले से एक सोच तो रखते हैं उनकी। तो उम्मीद है कि जब उनके सामने ये मामला अगर इमरान रियाज खान का हाई कोर्ट से होता हुआ आएगा, वो इसके ऊपर एडजुडिकेट करेंगे। और जहां तक अरशद शीर साहब का मामला है, वो तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में है, वही तो बात है, दिया गया है। ये होता हुआ आने की जरूरत नहीं होनी चाहिए ना, होता हुआ मतलब वहां से अगर कुछ नहीं बना यहाँ पे आ जाएगा, उधर भी लारे लपे चल रहे हैं। कोर्ट आजाद है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने सारे केसेस सुनने हैं, हेबियस के केस में जज साहिबान तो एक दिन नहीं देते, 24 घंटे। आप तो मेरे से बेहतर समझते हैं, जमानत का इशू है, नीचे लोअर कोर्ट को भेज दिया गया, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली कैसे इंटरफेरेंस कर सकती है। एक तरीकाकार है, एक मैकेनिज्म बना हुआ है कि नीचे से केसेस ऊपर आते हैं। अब जब नीचे एक केस टेकअप हो चुका है तो सुप्रीम कोर्ट सोमोटो ले ले, तो फिर बंदियाल में और काजी फाइसा में क्या फर्क रहेगा? यही तो झगड़ा चलता रहा है। एक्चुअली मैंने अदील साहब से उनका कमेंट लेना है इस सब मामले के ऊपर। ऑडियो कमीशन की जो हम बात कर रहे थे अदील भाई, और उसके अंदर टीओआर के अंदर ये शामिल नहीं था कि ये निकाल कौन रहा है मुबैना ऑडियोज, इनकी सिर्फ सदाकत चेक करनी है। आई एम श्योर कि वो सदाकत भी टेस्ट हो जानी थी कि बिल्कुल ठीक है जी ऑडियोज फोरेंसिक के बाद। लेकिन वो क्या हैकर वाली कहानी बेचते रहना सबने हमें कि जनाब वो हैकर था, उसने वहां पे निकाली और वहां पे दे दी, वो डेटा उसके पास आ गया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है और ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन होगी अगर सिर्फ ये टेस्ट हो जाए कि जनाब सदाकत तो इनके अंदर है, निकाली किसने है पता नहीं किसने निकाली है। तो काजी साहब के सामने ये भी एक बड़ा चैलेंज है। अदील भाई, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो पहला इजलास हुआ था, जो ऑडियो लीक्स कमीशन था, जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में, आपको याद होगा जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस आमिर फारूक साहब थे, और काफी तवील उसका इजलास हुआ। लेकिन उस इजलास के अंदर एक दफा भी ये सवाल नहीं पूछा गया या ऑब्जर्वेशन तक नहीं आई कि ये ऑडियोज आई कहां से हैं। माय पॉइंट बेसिक क्वेश्चन तो यही था। टीओआर में जो ये क्वेश्चन डालना था या शामिल करना था, वो तो गवर्नमेंट का काम था और शायद गवर्नमेंट ना चाहती हो, मगर जो जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में बनने वाला कमीशन था, वो लोग तो अपना, अगर आप कह सकते हैं उनके माइंड में अगर ये सवाल होता तो पहले ही दिन ये सवाल सामने आ चुका होता, मगर वो सवाल उन्होंने उस रोज नहीं पूछा, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा हैरान कुन था। हम लोग उस वक्त कमरा अदालत नंबर 7 गालिबन वो बनता है जहां पर ये इजलास हुआ था, और मेरे साथ मतीउल्लाह जान भी मौजूद थे। उन्होंने भी यही कंसर्न शो किया था कि जो एक्चुअल सवाल है वो पूछा नहीं जा रहा और वेरासिटी के ऊपर जाया जा रहा है, जो कि काफी ज्यादा कंसर्निंग था। अब बतौर चीफ जस्टिस उनके ऊपर भारी जिम्मेदारी आयद होती है, अगर वो उसको कंटिन्यू करते हैं लेट से, क्योंकि जो रिव्यू पिटीशन है वो भी फाइल होने जा रही है हुकूमती जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके अगेंस्ट, और जब वो रिव्यू फाइल होगी उसके बाद उन्होंने डिसाइड करना है उसको। और अगर वो कमीशन बरकरार रहता है तो सबसे पहला काम तो यही होना चाहिए कि ये ऑडियोज लीक कौन कर रहा है, क्योंकि आज अगर जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की ऑडियोज को जांचा जा सकता है तो कल जस्टिस काजी फायज ईसा की भी ऑडियो आ सकती हैं, और तमाम लोगों की। अभी आप देख लें इसके बाद कौन बचा है? जी कोई भी नहीं बचता। वही अगर बंदियाल साहब को तो फौरन देखिए, मुल्क का सबसे बड़ा आईनी ओहदा सदर ममलकत, उनकी ऑडियो लीक हो जाए, 2 वज़रा आज़म की ऑडियोज लीक हो जाए, वजीरों की ऑडियो, पीछे बचता कौन है? पीछे फिर रह क्या जाता है? और इसकी गार्डियनशिप जो है सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी, और उसमें सबसे भारी जिम्मेदारी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे आती है। तो अब वी ऑल होप के आगे अब कमीशन का मामला जब जाए, जो कि अब काजी फायज साहब नहीं देखना है, तो वो सबसे पहले इस चीज को एड्रेस करेंगे। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। इमरान साहब
हसनात मलिक साहब और अदील सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुल्क में जो आइनी बहरान, जमहूरी बहरान, शख्सी आज़ादियाँ और बुनियादी हुकूक का जो फुकदान नज़र आ रहा है, बड़ी उम्मीदें हैं काजी फायज़ ईसा साहब से कि वो जो ख़राब चल रहे थे मामलात वो टर्न अराउंड करेंगे, ठीक करेंगे। हमने जो चीदा चीज़ें थी, जो सबसे बड़े चैलेंजेस उनको दरपेश होने थे, उनका आज तज़किरा किया और राय जानने की कोशिश की थी कि क्या वो इनसे नबर्द आज़मा कामयाबी के साथ हो पाएंगे। आपने प्रोग्राम देखा, अपना फीडबैक दीजिएगा। अगले हफ्ते मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।